नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज लद्दाख। लद्दाख के लेह में आज भारतीय दर्शन, संस्कृति और विश्व शांति पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में देश भर से शिक्षाविद, नीति निर्माता और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल हुए। इस संगोष्ठी का मकसद भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के जरिए विश्व शांति पर संवाद को आगे बढ़ाना है। लेह स्थित लद्दाख विश्वविद्यालय में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के सहयोग से विश्व शांति और भारतीय दर्शन, वैश्विक शांति और सांस्कृतिक मूल्यों में भारत की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के साथ हुई। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के समय में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक मूल्यों और विश्व शांति जैसे विषय पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने ऐसे आयोजनों को समाज और देश के लिए उपयोगी बताया। वीर्यम करवा वही तेजस्वी नावदीतमस्तु लद्दाख विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्व शांति और भारतीय दर्शन, विश्व शांति में भारत की भूमिका और सांस्कृतिक मूल्य विषयक इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित होकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार हिमालय परिवार, नई दिल्ली तथा लद्दाख विश्वविद्यालय को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो आज की संगोष्ठी है, ये केवल एक अकादमिक आयोजन नहीं है, बल्कि मानवता के समक्ष वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भारतीय चिंतन, सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक दृष्टि और गंभीर विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच है। आज जब पूरी दुनिया युद्ध, आतंकवाद, हिंसा, जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक विखंडन और नैतिक संकट जैसी जो अनेक चुनौतियां हैं उनका सामना कर रही है, तब विश्व शांति का प्रश्न केवल राजनीतिक या कूटनीतिक विमर्श का विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये मानव अस्तित्व और वैश्विक भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न बन चुका है। ऐसे समय में भारतीय दर्शन मानवता को संतुलन, सह अस्तित्व, करुणा और शांति का मार्ग प्रदान कर सकता है। देवी और सज्जनों, भारत विश्व की उन प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसने मानवता को केवल भौतिक प्रगति का नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नयन का मार्ग भी दिखाया है। भारतीय दर्शन का जो मूल स्तर है, जो भारतीय दर्शन का मूल स्वर है, वे संघर्ष नहीं है, समन्वय है। हमने इसको हमेशा से अपने व्यवहार में रखा है। ये विभाजन नहीं, एकात्मता का है और वर्चस्व नहीं बल्कि लोक कल्याण है। उपनिषदों का ये उद्घोष है, अयम निजा परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेवम कुटुंबकम। इससे पहले भी बार बार वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना की अगर कोई बात करता है वो भारतीय संस्कृति में ही की जाती है। ये भारतीय संस्कृति का जो सार्वभौमिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की ये भावना आज के जो वैश्विक परिदृश्य में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। भारत ने सदैव विश्व विजय की नहीं बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग अपनाया है। हमारी प्रार्थना रही है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये केवल हमारा कोई एक धार्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि मानवता के लिए भारत का शाश्वत संदेश है। भारतीय चिंतन ने व्यक्ति, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच जो संतुलित स्थापित करने का हमेशा बल दिया है। वो आज का नहीं है, ये पुरातन से हम इसी प्रकार की बातें करते आ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने जैसे बार बार ये आया शब्दों में करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। भगवान महावीर ने अहिंसा का जीवन का सर्वोच्च मूल्य बताया। श्री गुरु नानक देव जी ने मानवता, सेवा और समानता का संदेश हमें दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व को आध्यात्मिक एकता का मार्ग दिखाया और महात्मा गांधी जी ने भी सत्य, अहिंसा और के माध्यम से मानव समाज को नई दिशा दी है। इन सभी महापुरुषों के शिक्षाओं का मूल भाव यही था कि स्थायी शांति केवल बाहरी व्यवस्थाओं से नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की जो चेतना है,
जो नैतिकता है, उसका जो आत्मानुशासन है, उसके माध्यम से ही उत्पन्न होती है। लद्दाख की ये पुण्य भूमि भी शांति, अध्यात्म और सांस्कृतिक समन्वय का एक अद्भुत केंद्र रही है। हिमालय की गोद में स्थित ये क्षेत्र सदियों से बौद्ध के दर्शन, आध्यात्मिक साधना का मानवीय सह अस्तित्व की परंपरा का संवाहक रहा है। ये हम सब जानते हैं। यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है हमें ये सिखाती है कि विविधताओं के बीच भी सौहार्द और सहयोग का वातावरण निर्मित किया जा सकता है। भाइयों और बहनों, भारतीय दर्शन केवल एक सैद्धांतिक चिंतन नहीं है, ये सदैव मनुष्य को कर्तव्य, संयम, सेवा, करुणा, सत्य और समरसता के मूल्यों से जोड़ता है। आज जब भौतिक प्रगति के बावजूद विश्व मानसिक तनाव, सामाजिक विघटन और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रहा है, तब भारतीय जीवन दृष्टि एक संतुलित और टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रस्तुत करती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन की वर्तमान जो बड़ी चुनौती है, इसके भारतीय चिंतन की प्रासंगिकता को स्मरण कराती है। भारतीय संस्कृति ने प्रकृति का केवल संसाधन नहीं माना, बल्कि उसे पूजनीय और जीवन का अभिन्न अंग माना है। नदियों को माता, पृथ्वी को देवी और वृक्षों को जीवनदाता के रूप में देखने की जो हमारी दृष्टि है, पर्यावरण संरक्षण की सर्वोच्च अभिव्यक्ति वही है। आज देश विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। विकसित भारत का अर्थ है ज्ञान आधारित भारत, सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी भारत, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भारत और तकनीकी रूप से सक्षम भारत, नैतिक मूल्यों से समृद्ध भारत। इस तरह की हमारी परिकल्पना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में भारतीय ज्ञान परंपरा और उच्च शिक्षा संस्थानों का एक बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है कि होता है। और जो भारतीय शिक्षा नीति 2020 इसके लिए हमारी जो सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा को मुख्य प्रवाह के लाने का जो बल दिया है, वो भी एक अच्छी बात है। मुझे प्रसन्नता है कि संगोष्ठी में विश्व शांति, सांस्कृतिक मूल्यों, भारत की वैश्विक भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। यहाँ होने वाला हर जो शैक्षणिक संवाद है वो केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व समुदाय के लिए एक सार्थक दिशा प्रदान करेगा। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी है। यदि हमारे युवाओं को अपनी संस्कृति, इतिहास, दर्शन और सभ्यतागत विरासत का ज्ञान होगा तो वे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और सभ्यतागत विरासत का ज्ञान तभी ये संभव है तब जब अगर हम उनमें आत्मविश्वास तथा भविष्य में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा का निर्माण उनमें कर सकेंगे। आज राष्ट्र प्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय चेतना और मानवीय मूल्यों का विकास करना होगा। भारतीय दर्शन हमें यही सिखाता है, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रारंभ होती है और फिर पूरे विश्व को अलौकित करती है। मेरा तो ये भी मानना है कि शक्ति ही तो शांति का आधार है। अगर आज शक्ति हमारे अंदर शक्ति होगी तो कोई हमारी तरफ देखेगा नहीं। इसलिए भारत को शक्तिशाली बनाना अपने आप में बहुत ज़रूरत है इस वक्त। कल मैं DRDO में जो वहाँ भी जाने का मौका मिला, चौरसिया जी वहाँ के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, तो पहले तो जो अनुसंधान इनके द्वारा किए जाते थे वो कोई सब्जियों पर किसी हमारे जो जानवर है यहाँ के लोग उन पर किए जाते थे। लेकिन पिछले दिनों ही जब मैं लद्दाख में उपराज्यपाल के नाते काम कर रहा था तो इनकी तरफ से एक डिमांड आई थी, हजारों कनाल ज़मीन जिस पर आने वाले समय में हम हमारे जो बड़े बड़े ये जहाज हैं, लड़ाकू विमान है, या हमारे साथ जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, उसका भी प्रशिक्षण इस जगह पर होने वाला है और उसका काम शुरू हो चुका है। तो इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूं। और आने वाले समय में लद्दाख एक ऐसा होगा जो केवल भारत के लिए नहीं, विश्व के जो लोग यहाँ से टेस्टिंग करवाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा स्थान हमारा लद्दाख ही होगा। इसलिए शक्ति हम आत्मनिर्भर पर तो हम पहुँच ही चुके हैं, उसमें बहुत सी चीज़ों का निर्माण हमने किया है, लेकिन जब शक्ति होगी हमारी तरफ कोई देखने वाला नहीं और शक्ति ही
तो जो शांति का वो आधार बनेगा आने वाले समय में। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव और आपसी सहयोग का संदेश देती है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और हिमालय परिवार के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने मुख्य वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उनके समाधान में भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक मूल्यों की अहम भूमिका हो सकती है। आज जब विश्व सम्राट की अपेक्षा संघर्ष और सहयोग की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा की ओर हम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तब भारतीय दर्शन मानवता को पुनः संवाद, सह अस्तित्व, परस्पर सम्मान और साझा उत्तरदायित्व का मार्ग प्रदान कर सकता है। ऐसा मेरा विश्वास है और मुझे लगता है आप सभी का यह विश्वास होगा। माननीय डॉक्टर इंद्रेश जी ने अपनी बातों में इन बातों को साझा भी किया। यह संगोष्ठी उसी विमर्श को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा सूक्ष्म सार्थक प्रयास सा है। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन लद्दाख विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार तथा हिमालय परिवार एवं सिंधु दर्शन यात्रा समिति नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। यह केवल संस्थागत सहयोग ही नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के समन्वय का एक प्रेरक उदाहरण भी है। विशेष रूप से मैं गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार से पधारे लगभग 70 शिक्षकों, अधिकारियों एवं शोधार्थियों तथा प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। उनकी उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय एकात्मता और विश्व कल्याण से जुड़े विश्व आज भी हमारे अकादमिक विमर्श के केंद्र में है। लद्दाख की यह भूमि, जहां सिंधु की अविरल धारा भारतीय सभ्यता की हजारों वर्षों की स्मृतियों को संयोजे हुए प्रवाहित करती है, हमें यह स्मरण कराती है कि भारत की संस्कृति चेतना सदैव सीमाओं से परे मानवता के व्यापक हित का चिंतन करती है। इस पवित्र परिवेश में विश्व शांति और भारतीय दर्शन पर संवाद निसंदेह विशेष अर्थ ग्रहण करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज यह विमर्श केवल विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की दिशा भी निर्धारित करने वाला एक सार्थक बौद्धिक हस्तक्षेप भी बनेगा। यहाँ प्रस्तुत विचार नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जागरूक भी करेंगे, शोध की नई संभावनाओं को जन्म भी देंगे और विश्व शांति के प्रश्न पर भारत की वैचारिक भूमिका को और अधिक सुदृढ़ भी बनाएंगे। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की सफलता की मंगल कामना करता हूं तथा प्रतिभागियों को पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिंधु, जय भारत। लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम शांति, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद का अवसर देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लद्दाख विश्वविद्यालय भविष्य में भी ऐसे शोध और विचार विमर्श को बढ़ावा देता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में हिमालय परिवार के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष परमजीत सिंह गिल ने सभी अतिथियों, आयोजकों और प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। राष्ट्रगान और सामूहिक फोटो के साथ उद्घाटन सत्र का समापन हुआ। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय दर्शन, सांस्कृतिक विरासत और उनके माध्यम से विश्व शांति, सह अस्तित्व और मानव कल्याण जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाना है। कैसे हुआ इसकी कथा को सुना देता हूँ। लंबा नहीं करूँगा, परंतु थोड़े में आपको ध्यान में आ जाएगा। सन 1983 में मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख का प्रचारक बनकर आया था। 84 में पहली बार लद्दाख आया था, तब मैंने सिंधु मैया के दर्शन किए थे। उससे पहले जान तो मैं गया था कि सिंधु भारत में है, पर मुझे बहुत संत ऐसे मिले, विद्वान भी मिले,
जो इससे अनभिज्ञ थे कि सिंधु भारत में है, लगभग यही मानते थे कि सिंधु पाकिस्तान को चली गई। एक बात और ध्यान में लाता हूँ, सिंधु का उद्गम भी मानसरोवर है। चीन के हमले के बाद प्रारंभ का 50-100 किलोमीटर चीन के कब्जे में चला गया, वो सिंधु चीन के पास है। फिर सिंधु सिंहमुखी है, सिंगे खबब कहते हैं उसको। जैसे गंगा गोमुखी है, ब्रह्मपुत्र गजमुखी है, ऐसे ही सिंधु सिंहमुखी है, इसलिए लोकल भाषा में से सिंगे खबब कहते हैं। खबब यानी मुख है, सिंह यानी सिंह है। लगभग 350-400 किलोमीटर जल समझौता होने में जितनी बची वो इस समय भारत में है, जिसके किनारे हम हैं। फिर उसके बाद 2200 किलोमीटर से अधिक ये इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। तीसरी बात देखने के बाद आया कि जो विश्व की श्रेष्ठतम सभ्यता है और जिसके मालिक हम लोग हैं, मालिक को मालूम ही नहीं है कि वो मालिक है तो किसका है और वो प्रत्यक्ष क्या है। सोच लिया कि वंस ए लॉस्ट इज ऑलवेज ए लॉस्ट। हम जब बहुत बच्चे थे, हमारे मंदिर में पंडित जी जो बैठते थे, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ा ये तो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में वो भर्ती नहीं हुए थे। पर वो कहा करते थे पूजा वगैरह करते हुए, बेटा ये नहीं माना जाता है कि कोई चीज़ चली गई तो सदा के लिए चली गई। अच्छी संतान वो होती है जो उसको लेने के लिए कोशिश करती है। अपने घर की खेत की 1 फुट भी ज़मीन चली जाए तो आदमी ज़िंदगी भर कोर्ट तक लड़ता रहता है। और अपने देश की हजारों हजार से लाखों वर्ग किलोमीटर चला गया, देश की संतान आज उसको नहीं लड़ रही है। अब उन पंडित जी को किसी यूनिवर्सिटी में से ज्ञान मिला ये तो मुझे मालूम नहीं है, परंतु भारतीय दर्शन का ये ज्ञान उसके पास था कि जो लॉस्ट है उसको रीगेन करना यह एक वास्तविकता है, ये एक लक्षण है, ये एक आचरण है। फिर उसके बाद ये आया करना चाहिए। 89 में डॉक्टर हेडगेवार का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, 100 वर्ष हो गए थे। तब हम सिंधु का जल लेकर नागपुर गए थे और उस समय पूरे देश में सूचना दी गई थी इस जल के बारे में। तब पूरे देश को पता लगा कि सिंधु अपने पास है, परंतु जो नहीं है वो लेनी चाहिए, ये बात भी उसमें से आई। इसके बाद देश में आतंकवाद जन्म ले चुका था। आतंकवाद की जननी जम्मू कश्मीर थी, जहाँ हर सप्ताह कोई ना कोई हत्याएं होती थी। और विचित्रता कैसी थी, ऐसी थी कि उसको पैसा, हथियार, टेररिज्म का ट्रेनिंग दुनिया की 3 ताकतें दे रही थी। एक को लोग चीन कहते हैं, दूसरी को अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री कहते हैं, तीसरी को इस्लामिक ताकतें कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान लीड करता था। ये ऐसी ताकतें थी, घर का बच्चा अगर बिगड़ जाए और रूठ कर माँ बाप से निकल जाए घर से, तो पड़ोसी को वो मिला तो पड़ोसी ने कहा जिसके तलवार भी ले, छुरा भी ले, बम भी ले, गोली भी ले, जाके माँ बाप को मार। इसके कारण ये आतंकवाद बढ़ता गया और बढ़ता चला गया। आतंकवाद जो गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी में से नहीं बढ़ा,